In last lecture we have covered the topic of development in our economics, this chapter of first chapter of SST class 10, in which we have studied about the per capita income. बट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें समझना चाहिए कि किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जब मेजरमेंट किया जाता है तो कौन सी चीजें देखी जाती हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम तो एक पार्ट है। पर कैपिटा इनकम हो सकता है किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो लेकिन वो कंट्री डेवलप कंट्री ना हो, ऐसी भी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों पे आज का ये लेक्चर आपका बेस्ड है। Income and other criteria to find the developed state beside income and other criteria are also kept in mind। ये आप नोट्स भी कर सकते हैं, आप धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए, जहां आपको जरूरत हो वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। क्या कह रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम किसी कंट्री की डेवलप्ड स्टेट्स को हम नहीं बता सकते, उनकी कंडीशन। कह रहा है एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 स्टेट का, पंजाब, केरला और बिहार। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया उसने और पर कैपिटा इनकम दिखा रहा है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम क्या दिखा रहा है? पंजाब की पर कैपिटा इनकम दिखा रहा है 26,000। केरला की पर कैपिटा इनकम यहाँ देखिए, मैं एरो बना बना के आपको बता भी रहा हूँ कि केरला की पर कैपिटा इनकम है 22,000 और बिहार की कितनी है 5,700। इससे क्या पता चलता है कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम तो सबसे ज्यादा है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो ये फर्स्ट रैंक पे आएगा। अगर सिर्फ किसकी बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, लेकिन केरला की वहीं पे किस रैंक पे है, सेकंड रैंक पे, और बिहार की किस रैंक पे, थर्ड रैंक पे। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो मैं इनको कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और जैसे पर कैपिटा का मतलब क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन की टोटल इनकम कितनी है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय पूरे साल में कितनी है। पंजाब की सबसे ज्यादा है, जो तीनों उदाहरण लिए गए, एग्जाम्पल लिए गए, तो यहां से हम ये समझे कि बिहार की सबसे कम है। अब आगे आते हैं, इन तीनों के बाद एक छोटे छोटे और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो पर कैपिटा इनकम के अलावा कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया है IMR रेशियो। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो बेसिकली होता है कि 1000 बच्चे जो अगर कहीं पैदा हुए किसी जगह पे, जैसे यहाँ लिखा ना पर 1000, 1000 बच्चे अगर कहीं पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे मरे, मोर्टेलिटी मतलब मरना, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो किसी भी स्टेट्स का अगर ज्यादा होगा कम होगा तो क्या बताएगा कि भाई अगर आपके यहाँ बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अभी तो बच्चे मर रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो में पंजाब आया 49 पे, उसकी 1000 बच्चों में 49 बच्चों की डेथ हो रही है, केरला में 11 और बिहार में 60। तो अगर आप ध्यान से देखो सबसे ज्यादा जो डेथ्स हो रही है वो कहाँ हो रही है, बिहार में, यानी हर 100 बच्चे में से 6 बच्चा मर जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, केरला। इसमें सबसे कम डेथ हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वहां की जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छी है ना। दूसरी बात हो रही है लिटरेसी रेट की, है ना। लिटरेसी रेट क्या बता रहा है? लिटरेसी रेट बता रहा है कि भाई वहां के कितने लोग साक्षर हैं। तो ये है 70%, मतलब 100 में से कितने लोग, 70% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। फिर ये बता रहा है 91% इन केरला और 47% इन बिहार। केरला सबसे ज्यादा साक्षरता का दर, आपको पता भी है कि पूरी कंट्री में लिटरेसी रेशियो जो सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट, वो कहाँ का है, केरला। तो केरला में 91 ऑलमोस्ट, पंजाब इससे थोड़ा कम ऊपर नीचे है, लेकिन बिहार बहुत नीचे है, 47% है। आधे से भी कम पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, साक्षर नहीं है। और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? बेसिकली कितने बच्चे ऐसे हैं 1 to 5 में, उनका रेशियो ये बताता है जो स्कूल जाते हैं। तो वो है पंजाब में 81 और केरला में 91 और बिहार में 41। ये है ओवरऑल जो है रेशियो ऑफ अटेंडेंस का। अच्छा, इन सबसे हमें क्या पता चला? तो पता ये चलता है कि आफ्टर स्टडीइंग द टेबल वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से, सारी चीजों को समराइज करके बता रहे हैं कि केरला इज द डेवलप्ड स्टेट अमंग दीज 3 एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केरला इज डेवलप्ड और बिहार लीस्ट डेवलप्ड। चलो बिहार का तो समझ में आ रहा है, सारी चीजें खराब है, MR 60 है, 100 बच्चे में से 60 बच्चे यहाँ मर रहे हैं,
हेल्थ फैसिलिटी खराब है, लिटरेसी रेट खराब है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे करेंगे। सिमिलरली 41% है अटेंडेंस रेशियो, जो खुद नहीं अवेयर है तो देखिए बच्चे भी वही हाल है, बच्चों को भी स्कूली शिक्षा से वंचित रखा गया है ना। जहाँ पे खुद लोग अवेयर हैं, 91% लोग एजुकेशन के प्रति अवेयर हैं, और वही चीज अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं कि अटेंडेंस रेशियो स्कूल में बहुत अच्छा है। अटेंडेंस बहुत बड़ा रीजन होता है कि उसके लाइफ में चेंज लाने का। अटेंडेंस ही नहीं होगा तो लाइफ में चेंज क्या आएगा, जब क्लास ही नहीं अटेंड करेगा। आप लोग भी जैसे क्लास नहीं अटेंड करते तो आपका भी नुकसान होता है सिमिलरली। तो इस बेसिस पे उसने कहा कि केरला जो होगा वो डेवलप्ड स्टेट होगा। केरला क्या होगा, डेवलप्ड स्टेट है एवं दीज थ्री, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें, सिर्फ अगर ये देखा जाए कि पर कैपिटा इनकम केरला का कम है, वो भी बहुत कम नहीं है, लेकिन बाकी चीजें केरला में सबसे बहुत ज्यादा है। IMR बहुत अच्छी है, लिटरेसी रेट 91 है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि भाई ऐसा है कि आपके पास पैसा बहुत था पंजाब, लेकिन तुम हमको बाकी सर्विसेज तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से केरला को डेवलप्ड कंट्री घोषित किया गया, डेवलप्ड स्टेट। अब इसमें क्या बता रहा है कि मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जेब में पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी गुड्स और सर्विसेज, सारे सामान और जो भी सुलभ चीजें हैं, संसाधन है ना, सेवाएं, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, है ना। मतलब आपको, आपके पास पैसा है तो इसका मतलब नहीं कि वो भी आपको मिल जाएंगे, उसी पैसे से आपको मिल जाएंगे। दैट यू मे नीड टू लिव वेल, आपको जीने के लिए कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता भी है और आपको पैसे से खरीद भी नहीं सकते हैं। जिसमें कि इसने एग्जांपल दिया क्या, कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आप अपने घर में कितने भी मशीन लगा लो कि पोल्यूशन ना आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन घर से बाहर निकलते ही कहीं ना कहीं आपको पोल्यूशन झेलना ही झेलना है। दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आपके पास कितना भी पैसा होगा, आप अरबपति खरबपति हो, लेकिन यू कैन बाई दिस थिंग, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आप कहीं खरीद नहीं सकते, है ना। अनएडल्टर्ड मेडिसिन, आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं हो सकती है कि जो किसी को एक एडल्ट बनने से रोक दे, है ना, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं हो सकती है। या आपकी जवानी से बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे हो तो पता चला कि उसने आपको रोक दिया है, आप बूढ़े ही नहीं हो रहे। ये अलग बात है, कुछ लोग नहीं दिखते हैं ऐसे, बट इट मीन्स कि आपकी एज, बच्चा हुआ, बच्चे से थोड़ा और बड़ा हुआ, एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ह्यूमन पोटेंशियल बॉडी की कम होती जाती है। तो अनएडल्टर्ड ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको रोक दे, कांस्टेंट कर दे, नहीं भाई अब तुम जिंदगी भर 25 ईयर के हो, 25 ईयर के ही रहोगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपके पास कई अरब रुपए हो, आप बहुत बड़े धनी आदमी हो, लेकिन आप इस चीज से सुरक्षित नहीं हो सकते, विच इज प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिनसे इन्फेक्शन फैलता है, उससे आप वंचित नहीं हो सकते हो unless and until and unless you are not using the precautions। तो उनसे प्रोटेक्शन दिलाना, उनसे सुरक्षा दिलाना, वो कैसे पता चलता है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए अभी कोविड-19 का, है ना। तो लोग तो छोड़िए, बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका जैसी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज, वियतनाम जैसी कंट्रीज, है ना, इन कंट्रीज में स्थिति ये थी, इंडिया जैसी कंट्री, कि इसको हम लोग मतलब अपने लेवल पे कोशिश करते थे कि हम किस तरीके से ऐसा ना हो जाए कि कहीं पूरी कंट्री के ऊपर कोई ऐसा असर ना हो कि 1 साल तक के लिए बैन हो जाए, हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाए। और बड़ी बड़ी कंट्रीज में वार छिड़ने की सिचुएशन आ गई थी। एक छोटे से डिजीज की वजह से कितने कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन पुअर हो गई, कितनों के जॉब्स चले गए, बहुत सारे सिचुएशंस। अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो अपने हाथ खड़ी कर दी। तो आप एक व्यक्ति हो, अगर आपके पास बहुत पैसा है और जहां एक कंट्री हाथ खड़े कर दे रहा है इस छोटे से डिजीज से, इस छोटे से वायरस से, तो आप सोचो कि आप हर चीज को लेके अगर दिमाग में चलते हो कि मैं सब कुछ कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केरला हैज लो IMR, केरला का IMR भी कम है। ये कैसे पता चला कि अभी हमने जो सर्वे में देखा IMR 11 था। इससे क्या पता चला, जो मैंने वहां बताया था वही चीज यहाँ लिखी हुई है। इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसका मतलब ये पता चला कि इसके पास कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। दैट इज वाई द केरला हैव लो IMR। ठीक है। नाउ सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जो आप लेते हो धान चावल कोटेदार से, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत अच्छा है कई जगह। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट लाइकली टू बी बेटर।
ऐसे जहां पे पीडीएस अच्छा है, जहां पे आपको आसानी से मतलब आपका घर का राशन मिल रहा है, आप खाने के लिए दिक्कत नहीं हो रही है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस स्टेट्स ऑफ पीपल, वहां के लोगों की जो स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनकी जो क्षमता होती है वो लाइकली टू बी बेटर, वो अच्छे माने जाते हैं नॉर्मल वालों से। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर न्यूरिश्ड इज टू कैलकुलेट वेदर द बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको किसी भी एडल्ट का चुनना हो, आप उसको देखना हो कि कोई भी एडल्ट का हेल्थ सिचुएशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मॉडरेट है, तो अंडर नैरिश्ड है मतलब वो कुपोषित है, माल नैरिश्ड है, कुपोषित है, या अति पोषित है, ओबीज जिसको हम कहते हैं, मोटापा, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज निकालनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। आप सबके पास मोबाइल फोन या कैलकुलेटर्स होते हैं, तो बीएमआई जो होता है किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का जो बीएमआई होता है वही बताता है उसकी हेल्थ स्टेटस कैसी है। और बीएमआई निकालते कैसे हैं, आप अपना वेट ले लीजिए, मान लिया लेट एज्यूम आपका वेट कितना है 80 केजी है, आप अपना वेट ले लीजिए, वेट को जैसे यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर ऑन कर देता हूँ, वेट को मैं क्या करूं, डिवाइड देन टेक द हाइट ऑफ मीटर, आप अपना हाइट ले लीजिए, मान लिया मेरा हाइट 2 मीटर्स का है यानी 6 फीट का है, किसी का हाइट मान लिया 6 फीट का है, तो वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था बीएमआई का। जैसे वेट हो गया मान लिया 80 केजी, ठीक है, वेट हो गया 80 केजी या 75 केजी, एंड हाइट डिवाइडेड बाई हाइट किसमें, मीटर में, ये लिखना है हमेशा मीटर में, 1 या 2 मीटर मान लिया, 2 इंटू 2। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये देखिए यहाँ पे आया मान लिया 75 आपका वेट है, डिवाइडेड बाई 4 यानी मीटर्स में आ गया कितना 18.75। 18.75 बताता है कि अगर एक 2 मीटर यानी 6 फीट के आसपास का कोई व्यक्ति है, अगर उसकी वेट है 85 केजी, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, उसका होना चाहिए 18.5 से नीचे। तो जब 18.5 सॉरी ये बैलेंस डाइट वाला बंदा है, 18.75 इज अ बैलेंस डाइट वाला, या इसकी जो बॉडी है बहुत अच्छी है, इसको कहा जाएगा कि एक तरीके से ये हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। 18.5 से नीचे को बोला जाएगा मैल नैरिश्ड, कि वो उसका जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब वो मैल नैरिश्ड है, वो कुपोषित बच्चा है। In this figure, the less than 18.5, then the person would be considered undernourished. अगर आपका 18.5 से कम है तो आपको undernourished बोला जाएगा, यानी आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है और आप कुपोषित हैं। If this BMI is more than 25, अगर किसी की BMI 25 से ज्यादा हो जाती है तो पर्सन को ओवरवेट कहा जाएगा। पर्सन कैसा कहा जाएगा, ओवरवेट कहा जाएगा। जैसे मान लिया कि किसी का वेट है 90 केजी और जो उसका हाइट है दैट इज 1.75 मीटर्स, तो मान लिया अगर किसी का हाइट है 1.75, तो हम कैसे कर सकते हैं 1.75 इंटू 1.75, तो कितना जाएगा 154.43, ठीक है। इसका मतलब हो गया इंटू 1.75 इंटू 1.75, दिस इज 3.06, ठीक है। ये आ गया मीटर में। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ इसको जैसे हमको डिवाइड करना अपने वेट से। मान लिया किसी का वेट है 85 केजी, 85 केजी में डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इसका डिवाइडेड बाय 3.06, इससे देखिए क्या आएगा 27.77। इससे क्या पता चला कि पर्सन इज ओवरवेट। इसका मतलब कि वो जिसके लिए मैंने कैलकुलेशन निकाली वो ओवरवेट की कैटेगरी में है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसको उसकी बीएमआई जो आनी चाहिए वो 25 आनी चाहिए। तो उसका मतलब माना जाएगा 18.5 से 25 के बीच में जिसकी बीएमआई आती है उसकी जो वैल्यू होती है अगर वो 25 से कम है तो वो अच्छा माना जाएगा, उसका जो बॉडी इंडेक्स है वो सही है, उसका जो बैलेंस है डाइट का और बाकी न्यूट्रिशनियस चीजें जो खा रहा है वो बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छा है। दिस क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कि
कई सारे क्राइटेरिया जो होते हैं सबके लिए जरूरी नहीं है वो जाने, बट एक बात हो तो गई कि कैपिटल यानी पैसा रहने का सिर्फ मतलब नहीं कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप डेवलप कंट्री के केस में आ जाएंगे. देयर आर मेनी अदर क्राइटेरिया इन विच वी डिस्कस अबाउट द इन विच वी फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ द डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन. तो अब यहाँ पे एक चीज और आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यूएनडीपी जो है हर साल हर कंट्री की एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रेस कर इसको बनाती है. इसमें कंट्रीज की ऐसे एचडीआई कंपेयर किए जाते हैं. एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल उसमें होते हैं, उनके हेल्थ स्टेटस होते हैं, पर कैपिटा इनकम होता है, बहुत सारी चीजों को इनके कंपेयर किए जाते हैं, तब एचडीआई निकलता है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो आप अगर चाहो तो अपने घर पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप निकाल सकते हो और निकाल के एक काम कर सकते हो कि आप देख सकते हो इंडिया की कैटेगरी में कौन सा ऐसा था जो पिछले साल इंडिया की कैटेगरी में था, इस साल इंडिया मान लिया अगर ग्रोथ की है तो. फिर उसके बाद बात आती है जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसके बाद हमारा आता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंट्री वाइज, ये कंट्री का नाम है, ये पीसीआई इन यूएस डॉलर, फिर लिखा हुआ पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कितनी है, यहाँ पे 74 साल, यहाँ 64 साल. लिटरेसी रेट 15 प्लस ईयर्स 91, और एक है क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो थर्ड लेवल पे 69. वर्ल्ड एचडीआई रैंक है 93. श्रीलंका की है क्या 93. इंडिया की कितनी है 126, म्यांमार की 130. तो इससे में क्या पता चला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं और उनकी रैंकिंग हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास अगर कंट्रीज के इंफॉर्मेशन हो तो. फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक स्मॉल सी कंट्री है हमारे ही बगल में है श्रीलंका, वो इंडिया से बहुत बहुत आगे है इस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन द यूनाइटेड नेशन. उससे जिसकी उसका जो वैल्यू है हर चीज की वैल्यू, चाहे एसडीआई हो, चाहे वो आईएमआर हो, चाहे वो जो भी वैल्यू हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल वैल्यू होती है. वहाँ के लोगों की एचडीआई बहुत अच्छी होती है और ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है कि यहाँ के लोगों का एचडीआई अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल भी अच्छा ही होगा और वो भी अच्छा होता है. अब बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी डेवलपमेंट कितना सस्टेन करेगा, कितना आगे आने वाले समय में वो डेवलप करता रहेगा. सेकेंड हाफ सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्न किया दैट द प्रेजेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. जैसा कि अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, सतत नहीं है. क्यों? रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर. बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर. पृथ्वी जितना पीती है उतना ही वापस करती है ना. जब बारिश होती है तो जितना उसके पेट में जाता है वही वापस करती है. तो अगर यही सूख जाएगा, हम इसकी दोहन करेंगे, आवश्यकता से अधिक पानी लेंगे, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवरयूज्ड. ठीक है, इनका ज्यादातर ओवर यूज हो गया है, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल भी हमारे लिए दिक्कत किया है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एज दे हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ. अब वो तो रिन्यूएबल है लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो है वो रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है. We do discover new sources, but over time, even this will get exhausted. हम हमेशा जो है नए नए चीजें खोजते रहते हैं, बट एक समय के बाद, लेकिन वो भी ज्यादा समय नहीं चल पाता है, एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाता है. तो this was all about our today's topic. Thank you. This chapter is now closed, and we will certainly look some questions related to this chapter in our next class. First we advise to make the note of this particular chapter, and then we will move forward. Thank you.